डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्रम मेहरा है और मैं एक बायोलॉजिस्ट हूँ। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ना, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी कहानी है। वो घटनाएं मैं आज भी याद करता हूँ तो मेरी टांगें कांपने लगती है। इस कहानी को जब मैं सुनाऊंगा आप मेरे किरदार में ढलकर सोचिएगा। आपको ऐसा लगने लगेगा अगर आप भी उस जगह होते, आपके हालात भी मेरे जैसे होते, शायद आप इससे भी बदतर निर्णय लेते। और क्या आप बच पाते या नहीं? चलिए शुरुआत करते हैं। हेलीकॉप्टर से उतरते वक्त मेरी आंखें चमक गई थीं। चारों तरफ सफ़ेद बर्फ नजर आ रही थी और ऐसी बर्फ मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। पहाड़ों में मैं कई बार गया हूं जहां बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ी होती है, लेकिन आर्कटिक की बर्फ का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बर्फ ही बर्फ हर तरफ। और यहां पर बनी हुई हमारी ये लैब, जहां पर मुझे अगले 2 से 3 महीने के लिए काम करना होगा। एक बायोलॉजिस्ट का इस जगह पर क्या काम हो सकता है जहां पर जीवन मौजूद ही नहीं है? एक बायोलॉजिस्ट उस जगह काम करता है जहां पर जीवन होता है। सेल्स को जानना, जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त करना और जीवन कैसे आगे बढ़ सकता है वो जानकारी रखना, ये सब एक बायोलॉजिस्ट का काम होता है। लेकिन आर्कटिक में इतनी ज़्यादा ठंड है और इतनी ज़्यादा बर्फ है, यहाँ पर कोई भी जीव देखा नहीं जा सकता इंसानों के सिवा। इंसान तो हर जगह पहुंच जाते हैं, चांद पर भी, वहाँ भी जीवन मौजूद नहीं है, लेकिन इंसानों ने वहाँ पर पैर रखा हुआ है और ये इंसानों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और यहाँ पर बर्फ के अंदर भी छेद बनाया जा रहा है ताकि हम इतिहास की जानकारी ले पाएं। पहली बार इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाया जा रहा है जिसके सपने शायद कई वैज्ञानिकों ने देखे होंगे, लेकिन एक बायोलॉजिस्ट भी यहाँ पर पहुँच जाएगा, किसी ने कभी नहीं सोचा होगा। आगे की तरफ मैं लैब के पास जैसे जैसे पहुँचता जा रहा था, कपड़े काफ़ी मोटे पहने हुए थे, उसके बावजूद मुझे ठंड लग रही थी। और मैंने लैब के बाहर कई लोगों को देखा, मोटे मोटे कपड़े पहने हुए, सिगरेट के कश लगाए जा रहे थे। शायद ये वैज्ञानिक थे, वरना कोई पागल ही होगा इतनी ठंड में बाहर खड़े होकर आसमान को इस तरह से देखेगा। मैं लैब में उन सबके साथ गया था और मुझे उनकी बातों से समझ में आ गया, सभी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, यानी कि वो सभी वैज्ञानिक ही थे। ग्लेशियोलॉजिस्ट, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, जियोलॉजिस्ट और टेक्नीशियन, कई तरह के लोग वहाँ पर मौजूद थे जो सब अपना अपना काम कर रहे थे। और मुझे बताया गया था कि छेद कई 100 मीटर तक किया जा चुका है और नीचे उन्होंने मिट्टी और बर्फ़ के ऐसे टुकड़े ढूंढ निकाले हैं जिनमें उन्हें लग रहा है कुछ न कुछ ऐसा होगा जिसमें मैं प्राचीन काल के किसी अवशेष को ढूंढ पाऊँ। मैं भी अपना काम करने के लिए तैयार था, लेकिन जब मैं उस जगह पर पहुंचा जहां पर ड्रिलिंग चल रही थी, वो बड़ी मशीन, और यहां पर कुल 15 लोग थे। ड्रिलिंग के ज़रिए काफ़ी नीचे तक हम पहुंच चुके थे और एक बड़ी लिफ्ट बना दी गई थी। उस लिफ्ट के ज़रिए हम नीचे जा सकते थे, लेकिन हमें बताया गया था हम इन मोटे कपड़ों से नीचे नहीं जा सकते, हमें और भी ज़्यादा मोटे कपड़े पहनने होंगे जिनमें हमें ठंड ना लगे, क्योंकि नीचे इतनी ज़्यादा ठंड है कि अगर हमारे शरीर का अंग बाहर की तरफ निकला तो वो जम जाएगा और जमने के साथ साथ अपने आप टूट भी जाएगा। ठंड इतनी ज़्यादा होगी। मैं नीचे जाना चाहता था, भले ही जान का जोखिम था, लेकिन फिर भी मैं नीचे जाना चाहता था। और इस तरह मैं उन वैज्ञानिकों की टोली के साथ नीचे पहुंचा। इतने समय बातें चलती रहीं क्योंकि वो लिफ्ट नई बनाई गई थी और यहाँ पर ऐसी ही लिफ्ट बनाई जा सकती है।
जो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही थी और मेरा दिल थमा थमा सा जा रहा। ठंड का एहसास होने लगा था और जब मैं बहुत ज़्यादा नीचे पहुंच गया तब मैंने देखा बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को वहां से निकाला जा रहा था। कई बर्फ के टुकड़ों के अंदर मिट्टी भी थी। कुछ ऐसे अवशेष लग रहे जो शायद किसी पुराने जानवरों के हो सकते हैं या पेड़ों के हो सकते हैं। मैं उन्हें देखना चाहता था लेकिन बर्फ इतनी मोटी थी, सीधे तौर पर उन्हें देखा नहीं जा सकता था। हम सिर्फ रेडियो सिग्नलिंग के जरिए ही उनकी पहचान कर पा रहे थे और मैंने जब स्क्रीन्स को देखा मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा, तो इस बर्फ को जल्दी से जल्दी बाहर निकालो ना, मैं इसकी तफ्तीश करना चाहूँगा। अपनी आंखों से इस बर्फ को पिघलते हुए देखना चाहूँगा, इसके अंदर क्या मौजूद है वो भी महसूस खुद करना चाहूँगा। बर्फ के कुछ खास टुकड़े जिनको मैंने कहा था निकाला जाए, उन्हें बाहर निकाला गया। पिघलाने का काम शुरू हो चुका था। वो बर्फ बहुत ज़्यादा मोटी थी, बड़ी बर्फ की सिल्ली जो इतनी नीचे से निकाली गई थी जिसके इतिहास को जानकर एक बार के लिए मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए थे। मुझे बताया गया कि जिस बर्फ के टुकड़े को हमने जमीन से निकाला है ना, ये लगभग 10,000 साल पुरानी बर्फ होगी। जब इंसान धरती पर मौजूद थे भी या नहीं उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। उस समय की बर्फ को निकाला जा रहा है और 10,000 साल पहले कैसे जानवर धरती पर रहते होंगे, सोच सोच कर मुझे अच्छा भी लग रहा था और मैं बार बार सपनों में डूबे जा रहा था। बर्फ के उस टुकड़े को जब पिघलाया गया, पत्थर के ऐसे बड़े बड़े टुकड़े निकल कर आ रहे थे जिन पर अजीब सी शेप्स बनी हुई थी। पहले मुझे महसूस हुआ ये पंख होंगे, देखो ये गोल गोल बड़े बड़े पंख लग रहे हैं, लेकिन ऐसे पंख मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे। इनका आकार काफी ज्यादा बड़ा लगता है। तो उड़ने वाले पंछी क्या उस जमाने में हुआ करते थे? लेकिन इतने बड़े पंछी की जानकारी आज तो हमारे पास नहीं है। मुझे लग रहा है एक बड़ी खोज होने वाली है और मेरे हाथों से ये खोज होने वाली है। मेरा नाम अखबारों में छप जाएगा, हर न्यूज़ चैनल पर आ सकता है। ये खबर अगर बाहर निकली ना, हर तरफ छा जाएगी। फिर मैं उस पत्थर के बेहद करीब गया। मैंने देखा ये जो पंख के निशान थे ना, ये किसी असली जानवर के नहीं थे, जैसे इन्हें बनाया गया हो। और जितना करीब से मैं देखता जा रहा था, कुछ निशान तो कुरेद कर बनाए गए लग रहे थे। और ये भी एक बड़ी खोज ही होगी। ये उससे ज़्यादा बड़ी खोज लग रही है, क्योंकि अगर उस ज़माने में कुरेद कर ऐसे आकार किसी ने बनाए होंगे, यानी कोई ना कोई समझदार जीव उस समय मौजूद होगा। मुझे तो लगता है ये इंसानों के आज तक के सबसे पुराने कुरेद कर बनाए गए ऐसे निशान हैं। आखिर देखो तो सही, अजीब से निशान थे, बड़े बड़े सर से बनाए गए थे, चौकोर आकार बनाए गए थे। ऐसे छोटे छोटे आकारों को जोड़कर दूर से देखो तो एक पंख का निर्माण किया गया था। वहां जितने भी वैज्ञानिक थे तालियां बजाने लगे थे, खुशी से उछलने लगे थे और क्या बताऊं, मेरी टांगें खुद ब खुद चलने लगी थी। मैं हवा में उठने लगा, छलांगे लगाए मैं भी जा रहा था, लेकिन मेरी टांगों पर मेरा कंट्रोल नहीं था। इतना ज़्यादा खुश था। एक वैज्ञानिक अपनी ज़िंदगी में इस दिन को चाहता है और वो दिन आज का है। फिर क्या था, हमें लगा कि ये पुराने ज़माने की भाषा भी हो सकती है। ऐसे निशान बनाए गए हैं जैसे भविष्य के लिए कोई संदेश दिया गया हो, लेकिन उस ज़माने के लोगों की भाषा को समझना कोई आसान नहीं होगा। और क्या ये इंसानों द्वारा बनाए गए निशान ही हैं, ये भी हमें सबसे पहले साबित तो करना होगा ना। ऐसा ना हो उस ज़माने में कोई ऐसे जानवर, कुछ ऐसा मौजूद हो जो समझदार हो इंसानों से ज़्यादा। ऐसे बातें चलती जा रही थी, तभी टेक्नीशियन हमारी तरफ भागा भागा आया और कहने लगा, नीचे हमने फिर से एक हिस्से की खोज की है और वहाँ पर कुछ ऐसा है, जल्दी चलिए, हमें नीचे जाना होगा। मैंने कहा, देखो अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है, मैंने लगभग 16 घंटों से कुछ नहीं खाया है। मैं इस पर रिसर्च करने पर लगा हुआ था, इसे पिघलाने का काम कर रहा था। मुझे भूख लगी है, कुछ समय बाद जाएंगे। लेकिन बाकी अपना खाना खा चुके थे, वो तैयार थे। टेक्नीशियन हमें सीधे सीधे कहने लगा था, एक बहुत बड़ी बात है और विक्रम सर, आप पीछे रह जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे। आप पूरी ज़िंदगी सोचेंगे कि मैं खाना खाता रह गया, इस चीज़ को सबके साथ क्यों नहीं देखा। बस एक वैज्ञानिक को इतना काफ़ी होता है फंसाने के लिए। मैं भी उसके साथ ही आगे की तरफ बढ़ा। उसे लिफ्ट में बहुत ज़्यादा लोग थे और हम नीचे की तरफ जा रहे थे।
हर कोई मुस्कुराता जा रहा था कि आज के दिन हमें और क्या क्या देखने को मिलेगा, और टेक्नीशियन बता भी नहीं रहा था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, ये इस बात का सबूत था कि कुछ ऐसा ज़रूर मिला है जिसे देखकर उससे संभला नहीं जा रहा। हो सकता है इससे भी ज़्यादा बड़ी खोज नीचे हमारा इंतज़ार कर रही है। हम नीचे पहुंच चुके थे। ड्रिलिंग मशीन के बिल्कुल पास उस टेक्नीशियन ने अपनी मशीन्स को रखा हुआ था और स्क्रीन की तरफ इशारा किया जा रहा था, ये देखिए, ये देखिए। लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा था वो हमें क्या दिखाना चाहता है। वो टेक्नीशियन है, इस चीज़ को समझता है, हम नहीं समझते। लेकिन शायद खुशी में वो ये सब भूल चुका था। मैंने उसे कहा, आप सही से बता सकते हैं, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तब उसने कहा, देखिए, ये हाई इंटेंसिटी लेजर्स हैं और इसके ज़रिए जिस जगह हम ड्रिल कर चुके हैं उससे भी 100 मीटर नीचे तक देखा जा सकता है। लेकिन सिर्फ देख ही नहीं सकते, हम काफ़ी हद तक नीचे क्या है वो अच्छे से पहचान कर सकते हैं। और ये देखिए, ये क्या चीज़ आपको नज़र आ रही है? मैंने नीचे देखा। मैंने कहा, ये तो कोई पत्थर होगा जो आकार सा बदल रहा है, शायद लेजर्स हिल रही होंगी। और उसने चमकती हुई आंखों से कहा, लेजर्स नहीं हिलती, देखिए बिल्कुल सही तरीके से लगी हुई हैं। ये नहीं हिल रही तो बताइए क्या चीज़ हिल रही है? मैं नीचे की तरफ देखने लगा। मैंने कहा, जो तुम कहना चाहते हो ऐसा नहीं हो सकता। पीछे खड़े सभी वैज्ञानिक उछलने लगे थे। नीचे कुछ ऐसा है, 100 मीटर नीचे कुछ ऐसा है जो हिल रहा है। ये क्या हो सकता है? इतनी ठंड में, बर्फ में आखिर क्या चीज हो सकती है जो हिल रही है? सबका मानना था, लगता है कोई जीव है। शायद बर्फ के नीचे भी कुछ जीव इतनी ठंड में जीवित रह सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी खोज होगी। ये एक ऐसा जीव हो सकता है जो हजारों साल पुराना हो, या हो सकता है लाखों साल पुराना हो। सब डरे भी हुए थे, खुश भी थे, और हमें इतना नीचे खोदकर उस हिस्से से ढूंढ कर निकालना था ये क्या चीज है, ये जीव ही है या हमारी एक गलती, बस एक साधारण सा पत्थर। वहां पर एक वैज्ञानिक मारिया जो काफी डरी हुई लग रही थी। मैंने उनसे कहा, यह डरने का समय नहीं है, यह उछलने का समय है, आप ही अपनी खुशी बयां कर सकती हैं। उन्होंने कहा, देखिए, बाइबल में साफ कहा गया है, कोई ऐसी ताकत थी जिसे जमीन में दफना दिया गया था, अब उसे जमीन में रहना चाहिए। कुछ ऐसा होता है जिसे बाहर नहीं आना चाहिए, और ये जो भी है ये जिंदा है। अगर ये इतना नीचे दफनाया गया है, हमेशा के लिए नीचे है, तो इसे बाहर नहीं आना चाहिए। आपने कभी सुना नहीं, कैथोलिक बाइबल में साफ बताया जाता है कि जमीन के नीचे कुछ ऐसा है जो बाहर नहीं आना चाहिए, बर्फ के नीचे कुछ ऐसा है जो दफना दिया गया था। मैंने कहा, देखिए, वो पुरानी बातें, डरने की कोई बात नहीं, यहाँ इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, कुछ नहीं होने वाला, आप डरिए मत। ड्रिलिंग का काम अब तेज कर दीजिए, बाकी ड्रिलिंग भी जब और तरफ करनी है वो अब नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे। सबसे पहले तो निकालेंगे ये क्या चीज़ है। कम से कम 5 दिनों का समय लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ ये सबसे पहले निकाला जाए। जो भी है, ज़्यादा बड़े आकार का तो है नहीं, 1 फुट की कोई चीज़ है जो हिल रही है, यकीनन कोई जानवर है। 5 दिनों का इंतज़ार करना कितना ज़्यादा मुश्किल था मैं बता नहीं सकता। बचपन में जब कोई चीज़ मिलने वाली होती, बहुत ज़्यादा खुशी होती। मैं इस खुशी को किसी के साथ मिला नहीं सकता। बचपन की खुशी से ज़्यादा खुशी हो रही थी 5 दिनों बाद। बस फिर क्या था, जब बर्फ़ के उस बड़े टुकड़े को निकाला गया, जो चीज़ हिल रही थी, हमने हाई इंटेंसिटी लेजर्स का इस्तेमाल करके फिर से महसूस किया, कुछ है जो हिल रहा है। जल्दी से हमें इस बर्फ़ को पिघलाना होगा, देखना होगा इसके बीच क्या है। और बर्फ़ के उस हिस्से का रंग भी काफ़ी काला काला सा था, और नीचे की बर्फ़ ऐसी ही है, उसके अंदर इतनी आसानी से देखा नहीं जा सकता। तो बर्फ़ के टुकड़े को निकाला गया, धीरे धीरे उसे गर्म करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, और हमें बस ये पहचान करनी थी आखिर उसके अंदर है क्या। और गर्म सिर्फ इतना करना है कि बिल्कुल बर्फ़ ना पिघल जाए, बल्कि कुछ हद तक हम उसके अंदर देख पाएँ, ताकि ऐसा ना हो ठंड में रहने वाला कोई जीव हो, हम गर्म कर दें और वो मारा जाए और हमारे हाथ अवशेष भी न लग पाएँ। बस फिर काम शुरू हो गया,
उस बर्फ के टुकड़े को पिघलाने का। एक बड़े से कमरे के अंदर हीट वेव्स के जरिए धीरे धीरे उसे पिघलाया जा रहा था। टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा था, जिस कारण बर्फ का कुछ हिस्सा पिघलने लगा और उसके बाद बाहरी बर्फ जो काली थी वो पिघल चुकी थी और अंदर वाली बर्फ कांच की तरह साफ थी और हमें साफ नजर आ रहा था उस बर्फ के टुकड़े के अंदर क्या मौजूद है। उसके अंदर एक दिल की शेप वाला एक पत्थर था, या वो असली दिल था, वो हिल रहा था। और अब जब उसका आकार सबने देख लिया, सब कह रहे थे ये तो ऐसा लग रहा है जैसे दिल निकाल कर इतना बड़ा बर्फ में दफनाया गया है और हिल रहा है, जैसे हमारा दिल धड़कता है। देखो देखो, उसी रफ्तार से चल रहा है। सबने देखा था। और कमाल की बात या संयोग कहें, भारी बर्फबारी हो रही थी। आर्कटिक में बड़ा तूफान आया हुआ था और अगले कई हफ्तों तक ये तूफान इसी तरह से टिकने वाला था। हमारा बाहर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था और हमारी कम्युनिकेशन भी पूरी तरह से टूट चुकी थी। इतनी बड़ी खोज हो गई है जिसकी जानकारी हम स्टेशन तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। हम बस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। खुशी हमसे संभाली नहीं जा रही थी, लेकिन हैरान भी बहुत ज्यादा थे हम उस दिल को साफ साफ धड़कता हुआ देख रहे थे और सबको लग रहा था ये दिल जिंदा कैसे है, अगर ये दिल ही है या कोई जीव है बिल्कुल दिल के आकार का। तभी हमारी उस लैब की लाइट्स फ्लिकर करने लगी, अपने आप जगने लगी, बुझने लगी और बड़ी तेजी से, जैसे लाइट सिस्टम सही से काम ना कर रहा हो। और 1 मिनट के लिए ये सब चलता रहा। सब थोड़ा थोड़ा डर गए थे। टेक्नीशियन भी कहने लगा गड़बड़ तो कोई नहीं है, लाइट्स इस तरह से फ्लिकर क्यों कर रही हैं? मैं बैटरीज चेक करके आता हूँ, नीचे जनरेटर को भी चेक करना होगा। वो जनरेटर और बैटरीज को चेक करने के लिए गया और 10 मिनट बाद वापस आया और कहने लगा ये कोई खराबी नहीं थी, अपने आप ये सब हुआ, जैसे सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें सही से काम ना कर रही हों। हम सब बस देखते रह गए उस दिल को। और उसके बाद ये शाम का वक्त हो चुका था। सब बहुत ज्यादा थक चुके थे। मैं भी अपने कमरे में चला गया। हर कोई अपने अपने कमरे में जा चुका था। ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाती है रात के समय। आर्कटिक में हमें हीटिंग सिस्टम चलाना पड़ता है और उसे चलाए बिना सोना असंभव है, रहना असंभव है। उसे चलाने के बाद नींद बहुत ज्यादा अच्छी आती है। मैं अपने बेड पर लेटा हुआ था। धीरे धीरे आंख लगने लगी थी और कब सपने आने शुरू हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। मुझे बस एक ही सपना आया और मुझे सुबह तक अच्छे से याद भी रहा। सपने में मैं बर्फ में था, साधारण कपड़े पहने हुए। आर्कटिक की बर्फ ही थी, लेकिन बड़े बड़े पैरों के निशान, 10 से 12 फुट बड़े बड़े पैरों के निशान, जिसका मैं पीछा करने लगा। मैं देखना चाहता था इतने बड़े पैरों के निशान किसके हैं। ये तो कोई बड़ा जानवर होगा, लेकिन पैरों के निशान भी इंसानी लग रहे थे। मैं एक बायोलॉजिस्ट हूं ना, तो सपने में भी मुझे ऐसे महसूस हुआ। मुझे जानना होगा, ये सबसे बड़ी खोज है। मैं पैरों के निशान का पीछा करने लगा। जिस तरफ वो पैरों के निशान जा रहे थे, आगे तो हमारी लैब ही थी, यही वाली लैब। मैंने वो पैरों के निशान लैब के अंदर जाते हुए साफ साफ देखे और लैब बाहर से थोड़ी टूटी हुई थी, अंदर से धुआं निकल रहा था। बहुत ज्यादा आग लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये खून के छींटे जो दीवारों पर और बर्फ पर पड़े हुए हैं, यहां पर बहुत ज्यादा बड़ा कत्लेआम हुआ है। इस तरह इतना सपना देखने के बाद मेरी नींद खुल गई, लेकिन सपने में कह सकते हैं मैं सदमे में था जब खून को देखा, क्योंकि खून देखने पर मुझे थोड़ी थोड़ी घबराहट होने लगती है। और खास तौर पर अगर इंसानी खून हो, फिर तो मेरा दिमाग चलता है कहीं मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा। जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला था, मेरे सर से पसीना टपक रहा था। दिल की धड़कन काबू में आ ही नहीं रही थी। माना डरावना सपना था, लेकिन सिर्फ सपना था। अरे मेरा दिल काबू में क्यों नहीं आ रहा है, ये मैं सोच रहा था। डर सा लग रहा था, इसी जगह मुझे डर सा लग रहा था कहीं यह सब सच ना हो जाए। दिमाग ज्यादा काम करने लगा था। हम सब जब आपस में बातें कर रहे थे,
नाश्ते का समय था और सब कहने लगे सपना बड़ा डरावना आया। मैंने भी कहा हाँ बड़ा डरावना आया, अब भी दिल की धड़कन तेज है। जब मैंने ये कहा सब कह रहे थे उसकी भी दिल की धड़कन तेज है और सपना ऐसा आया कि ये लैब में कत्लेआम हुआ हो। हर किसी को एक जैसा सपना आया था, हर किसी को। इसे बताते हुए हम सब डर रहे, लेकिन हम सब जानते थे एक साथ हम काम कर रहे हैं तो सपना भी एक जैसा ही आएगा। जैसे जो खादान में काम करते हैं उन्हें खादान के ही सपने आते हैं, हम लैब में काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी खोज हुई है तो हमें यहीं के सपने आएंगे ना। लेकिन अचानक ठंड बढ़ने लगी थी तो हमने टेक्नीशियन को कहा हीटिंग सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा। उसने कहा काम तो बिल्कुल सही से कर रहा है लेकिन फिर भी ठंड बढ़ती जा रही थी। वहां पर कुछ गार्ड्स थे जिन्हें हमने परमिशन दे रखी थी, अगर ठंड थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगे तो वो हीटिंग सिस्टम को बिल्कुल फुल पर चला सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद ठंड बढ़ रही थी, इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ी लैब से बाहर निकलने की। बाहर तो तूफान आया हुआ है, भारी बर्फबारी हो रही है, बाहर निकलना तो शरीर को कड़कड़ाती हुई ठंड में पहुंचाना है जिससे हम मर भी सकते हैं, तो अंदर रहना सुरक्षित होगा जब तक तूफान निकल नहीं जाता, और हमें बचाने के लिए भी यहां पर कोई नहीं आने वाला, इसीलिए दरवाजों को बंद ही रखना होगा। अंदर गर्मी बढ़नी चाहिए, अंदर तो ठंड बढ़ने लगी थी। मोटे कपड़े पहनकर लैब के अंदर हम नहीं रहते, टी शर्ट निक्कर या शर्ट के साथ पैंट ही पहनते हैं। अब तो जैकेट्स डाली हुई थी लेकिन फिर भी ठंड लग रही थी। आखिर ये ठंड पड़ क्यों रही है जबकि हीटिंग सिस्टम तो काम कर रहा है। हमने हीटर्स को करीब से महसूस किया, गर्म हवा निकल रही थी लेकिन फिर भी ठंडक क्यों बढ़ रही है। क्या कहीं से लीकेज तो नहीं हो गई, बाहर से ठंडी हवा अंदर तो नहीं आ रही। इसके भी कोई निशान नहीं मिले थे। यहां पर हर तरह के सेंसर लगे हुए हैं। तब हमें महसूस हुआ सबसे ज्यादा ठंडक कहां पर है, उसी एक कमरे में जिसमें बर्फ की उस बड़ी सिल्ली को रखा गया है। भले ही बर्फ से भी थोड़ी थोड़ी ठंडक बढ़नी चाहिए लेकिन ये लैब बहुत ज्यादा बड़ी है, इतनी ठंडी क्यों हो रही है। और वो जो कमरा था ना, उसमें तो दीवारों पर बर्फ जमने लगी थी, जैसे उस बर्फ से ठंडक निकल रही, और इतनी ठंडक में भी दिल धड़कता जा रहा, ठंडक बढ़ाता जा रहा। हमने अपनी जबान पर ये शब्द क्यों लाए। हर किसी को डर लगने लगा था। उस दिन सिर्फ यही घटना नहीं थी जिसने हमें डराया था। हमारा फिल्म मेकर बॉब, वो बार बार हर चीज की फिल्म बनाया करता था। डॉक्यूमेंट्री बनाने का काम उसे दिया गया था ताकि यहां पर जो भी घटनाएं हों उसे रिकॉर्ड किया जाए। वो बार बार दिल को रिकॉर्ड कर रहा था उस बड़ी सी कांच की खिड़की के पास जाकर। और अब तो उसने हमें जो कहा उसने हम सबको डराया। उसने कहा मेरे पास माइक्रोफोन भी है और उसमें भी जब मैं उस दिल के करीब जाता हूँ, उस कमरे के करीब जाता हूँ, मुझे अजीब सी आवाज़ें सुनना शुरू हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई मुझसे बात करना चाहता है। आप भी सब सुनिए। हम सब ने भी स्पीकर लगाया। जैसे ही वो अपना वो कैमरा लेकर उस कमरे के करीब पहुंचा ना, आवाज़ें आने लगी। और ऐसा नहीं था कि ये कोई साधारण आवाज़ें हों, ये जैसे कोई बोल रहा हो। भाषा समझ में नहीं आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो हल्की सी आवाज़ में। ये हेल्यूसिनेशंस नहीं थे, ये सच्चाई थी, रिकॉर्ड हुई थी, बिल्कुल साफ साफ रिकॉर्ड हुई थी। और हम सब देखते रह गए। क्या ये आवाज़ अंदर से आ रही है? क्या उस बर्फ़ की सिल्ली से आ रही है? हमें उसे शायद और ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए। वैसे भी उस कमरे का टेम्परेचर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हम उसे गर्म करना चाहते हैं लेकिन और गर्म नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि हमारी पूरी लैब का टेम्परेचर कम हो रहा है। लेकिन क्या सच में ऐसे किसी चीज़ से आवाज़ें आ सकती हैं? वहाँ पर बर्फ़ की और भी बड़ी बड़ी कई सिल्लियाँ थीं जो बड़े बड़े कई कमरों में रखी गई थीं। उन्हें पिघलाने का काम हम बाद में करने वाले थे। आपको बताऊं तो बर्फ़ की सिल्लियाँ हमने वहाँ पर क्यों रखी थी। कुछ 100 मीटर नीचे से, कुछ 150 मीटर नीचे से, कुछ 200 मीटर नीचे से हम अलग अलग हिस्सों के बर्फ़ के टुकड़ों को ऐसे संभाल कर रखते हैं क्योंकि इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बर्फ़ कितने साल पुरानी होगी और उस समय का वातावरण कैसा होगा। यानी 100 मीटर नीचे जो बर्फ़ है वो हो सकता है 10,000 साल पुरानी हो,
200 मीटर नीचे की बर्फ 20 से 30 हजार साल पुरानी होगी, जबकि उससे नीचे जितना हम जाते चले जाएंगे, मान लीजिए उतनी ही पुरानी बर्फ हम निकाल सकते हैं और उस समय की घटनाओं को, वातावरण को, मिट्टी के अवशेषों को खंगाल कर हम पता लगा सकते हैं उस समय क्या होता होगा, कैसा वातावरण होता होगा, सब जानकारी रिकॉर्ड कर सकते हैं। डॉक्टर नाइसा उस कमरे में बहुत ज़्यादा बार जाती थी उन बर्फ के टुकड़ों को देखने के लिए। उन्हें लगता था किसी एक बर्फ के टुकड़े से कुछ ना कुछ कीमती ज़रूर मिलेगा, कुछ ऐसा जो हमारी सोच बदल देगा। उस दिन भी वहां पर उन बर्फ के टुकड़ों को हर रोज की तरह वो देखने के लिए गई हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद डरते हुए बाहर की तरफ भागती हुई आई और हम सबको बताने लगी। उन बर्फ के टुकड़ों में उन्होंने भागती हुई परछाई को देखा, जो परछाई एक बर्फ के टुकड़े से निकलकर दूसरे बर्फ के टुकड़े में जा रही थी। और इस बात पर कोई कैसे यकीन करता? ये कोई चीज नहीं थी, एक परछाई थी और वहां चारों तरफ लाइट लगी हुई है, परछाई किसी तरफ नहीं बन सकती। उन्होंने कहा, मैंने परछाई को देखा। बर्फ के उन टुकड़ों को देखने के लिए हम भी गए थे, हमें तो कोई परछाई नहीं मिली और इसका कोई लॉजिक भी नहीं बनता। परछाई बर्फ के अंदर से निकलकर दूसरे बर्फ के टुकड़े में जा रही है, इसके पीछे कौन सा लॉजिक बनता है? हमने उन्हें समझाया, आपको हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं, काफी समय से लैब के अंदर ही बंद होकर हम काम कर रहे हैं, इसीलिए कई बार स्ट्रेस के कारण हमें ऐसा कुछ दिखना शुरू हो जाता है। सब ने उन्हें समझाया, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसा होने लगा जो हमें डराता गया। हर किसी के साथ कुछ ना कुछ जरूर हो रहा था। शाम के वक्त तक ये सब हुआ। रात को जब हम सो चुके थे, मुझे एक ऐसा सपना आया कि आधी रात को मुझे उठना पड़ा और उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। सपने में वो जो धड़कता हुआ दिल है ना बर्फ के अंदर, मैं उसमें कैद था और बाहर से सभी वैज्ञानिक, सब लोग अंदर की तरफ जैसे मुझे देख रहे हों और मैं उन्हें कह रहा था, निकालो मुझे, मैं यहाँ बर्फ में कैसे आ गया, मैं मर जाऊंगा, ठंड बहुत ज़्यादा है। मैं ये कह रहा था और किसी को पता भी नहीं चल रहा। बाहर से सब देखे जा रहे और उन्हें लग रहा था कि बर्फ में सिर्फ दिल ही होगा, शायद उन्हें नज़र नहीं आ रहा होगा और मैं कह रहा, मुझे निकाल दो, मुझे निकाल दो, मैं मारा जाऊंगा। मैं कैद हो चुका था और ना तो मैं निकल पा रहा, ना ही सपना टूट रहा था। बहुत लंबे समय तक ये सब होता रहा और आधी रात को मेरी जब नींद खुली ना, मैं तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसके बाद नींद आई ही नहीं। अगले दिन सबको मैंने बताया कि मुझे जो डरावने सपने आ रहे हैं ना, वो इतने डरावने होते हैं कि दिल की धड़कन घंटों के लिए तेज़ हो जाती है। और रात को ऐसा डरावना सपना कि मेरी नींद उड़ गई। उसके बाद मैं सो नहीं पाया और बाकियों ने भी बताया, सपने उन्हें भी कोई कमतर नहीं आ रहे हैं, डरावने आ रहे हैं और ज़्यादातर बर्फ़ के उस दिल से जुड़े हुए, जैसे कि उड़ती हुई परछाइयाँ नजर आना या उस दिल के अंदर पहुंच जाना या बिल्कुल नीचे उस छेद में लिफ्ट के जरिए पहुंच जाना और हमेशा के लिए कैद हो जाना। ऐसे अलग अलग सपने सबको आ रहे थे। अब आगे क्या होने वाला था हमें अंदाजा तक नहीं था। और टेक्नीशियन ने हमें अगले दिन एक और चीज़ बताई। उसने कहा, ये जो बर्फ़ की फुटेज है ना, आप चेक कीजिए। हम सब ने वो फुटेज को देखा। वो कैमरा जो उस कमरे के अंदर लगा हुआ था, वो बर्फ़ का टुकड़ा काफ़ी भारी होगा, कह सकते हैं 1 टन का तो वो होगा ही, और वो हवा में उड़ रहा था, ज़मीन से ऊपर उठा था, हवा में उड़ने लगा था। ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? आखिर कोई चीज़ हवा में कैसे उड़ सकती है, वो भी बर्फ़ का वो टुकड़ा जिसमें दिल मौजूद है? और उस टेक्नीशियन ने कहा, चीज़ ये नहीं है, मुझे इससे भी ज़्यादा डरावना कुछ दिखा है। ये देखिए, लैब के बाहर एक खास जगह बर्फ़ जैसे ज़्यादा जम रही है, या कुछ बर्फ़ से बाहर आया है, या कुछ अपने आप बन रहा है। देखिए, हमने देखा इस लैब से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक जगह जैसे छोटी पहाड़ी ज़मीन से निकल रही है, या कोई और चीज़ है, हमें साफ नज़र आ रही थी। उसे देखने के लिए शाम के वक्त हमें बाहर निकलना पड़ा। मोटे कपड़े हमने पहने हुए थे, तूफान ही था बाहर, हवा इतनी तेज़ थी कि हमें एक दूसरे को पकड़कर आगे बढ़ना पड़ रहा था। और उस जगह पहुंचकर हमें जो नज़र आया था ना, हमारे शरीर को ठिठुरन सी होने लगी थी उस चीज़ से।
ठंड भी इतनी ज्यादा जो नाकाम महसूस हुई, क्योंकि शरीर डर के मारे गर्म होने लगा था। सामने हमें लगभग 50 से 60 फुट ऊंची वो पहाड़ी नहीं नजर आ रही थी, बल्कि 50 से 60 फुट ऊंची हड्डियों का एक ढांचा नजर आया जिस पर बर्फ गिर रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे एक आकार बन रहा हो। ये आकार ऐसा था जैसे कोई जीव जिंदा हो रहा हो। हम भागे अंदर की तरफ, बहुत ज्यादा तेजी से भागे। हम भागकर जब लैब के अंदर आए तब हमें अच्छा महसूस हुआ, और उसके बाद बार बार कैमरे में हम बाहर देखे जा रहे थे। वो क्या चीज है? वो हड्डियां लग रही हैं, जैसे हड्डियां जमीन से बाहर आ गई हैं। कोई ऐसी चीज आर्कटिक में कैसे अपने आप पैदा हो गई, या जमीन से क्यों बाहर आई है? इस तूफान के कारण? नहीं नहीं, इतनी तेज हवा भी नहीं है कि कुछ जमीन से निकल आए। ये क्या है? ये क्या है? और दूसरी तरफ वो बर्फ की सिल्ली जिसमें दिल है धड़कता हुआ, वो बाहर की तरफ आना चाहता हो, हवा में अपने आप उठ रहा है, आगे की तरफ थोड़ा सा आया हुआ था। सब डरे हुए थे, सबके सब डरे हुए थे, लेकिन हमें उसी जगह जहां से दिल को निकाला गया था, उस जगह कुछ ऐसे बर्फ के टुकड़े हमने एक तरफ संभाल कर रखे थे जिसके अंदर हमें मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े मिले थे या पत्थर मिले थे। वो तो हमने साफ कर लिए थे, उनके ऊपर ज्यादा बर्फ नहीं थी, उन्हें तो तोड़ा ही इस तरह से गया था। और उसके ऊपर जो कार्विंग्स थी, और पहले वाली जो कार्विंग्स मिली थी जो कुरेद कर बनाई गई थी, उसे भी ट्रांसलेट करने का काम जारी था। और हमें जब उसकी ट्रांसलेशंस मिली जो कि पहले करके रखी गई थी, लेकिन हमें बताना सही समझा नहीं गया क्योंकि हमारा काम तो अलग था। ट्रांसलेशंस में ये साफ साफ कहा गया था, क्योंकि आकार बनाए गए थे, आकृतियां बनाई गई थी कि कुछ दफनाया गया है, बाहर नहीं निकालना है। कुछ जिंदा है जो नीचे है, उसे बाहर नहीं निकालना है। और एक ट्रांसलेशन में वो धड़कता हुआ दिल जैसा ही बनाया गया, बिल्कुल वैसा आकार। और वो किसी को बुला रहा था, किसी को बुला रहा था वो दिल, और अब भी ऐसा ही लग रहा है जैसे वो किसी को बुला रहा है। और वो जो दिल धड़क रहा था ना, उसके धड़कने की रफ्तार धीरे धीरे तेज हो रही है। हमने उस कमरे को गर्म करना बिल्कुल बंद कर दिया, ठंडा कर दिया था। हम कमरे को ठंडा करना चाहते थे ताकि उस दिल की रफ्तार कम हो, लेकिन वो दिल और भी तेजी से धड़कने लगा था, बिल्कुल उस रफ्तार से जैसे इंसानी दिल धड़कता है। ऐसे ही इंसानी दिल की तरह महसूस हुआ। हमारे दिल की धड़कन भी उतनी तेज थी जितना तेज सामने धड़कता हुआ वो दिल। और हम सब ने डिसाइड किया ये चीज़ कुछ ऐसी है जो हमारे दिमाग पर असर कर रही है, और हालात ऐसे हैं अगर हमारे साथ कुछ हुआ मदद के लिए कोई नहीं आएगा। तो क्या डिसाइड किया सबने, क्या हमें इस दिल को नीचे वापस उसी जगह डाल देना चाहिए? क्या सच में ये किसी को बुला रहा है, और जो बाहर है अगर सच में कुछ भयानक हुआ जिस पर बर्फ गिर रही है और हड्डियों का ढांचा सा है, हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए? लेकिन बाकी वैज्ञानिक ये भी कह रहे थे अगर हम उस दिल को, उस बर्फ के टुकड़े को नीचे भेजते हैं, उसके बाद हमारे लिए मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। हमारा काम भी ज़रूरी है, हमें अपने डर पर काबू पाना होगा। उस दिन उस दिल के अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो गई थी, लेकिन उन आवाज़ों को हम सुन नहीं सकते थे। ये बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी की आवाज़ थी, वेव्स थी जो काफ़ी दूर तक जा रही थी, लेकिन मीटर में तो साफ साफ आ रही रेडियो वेव्स निकल रही हैं उस बर्फ के टुकड़े से, और ये आवाज़ साफ थी। सिग्नल्स भेजे जा रहे थे जैसे वो दिल किसी को बुला रहा हो। आवाज़ एक ही दिशा में जा रही थी, एक दिशा में रेडियो सिग्नल भेजे जा रहे हों तो किसी को संदेश ही भेजे जा रहे थे, और ये दिशा वही थी जिस तरफ वो हड्डियों का ढांचा था और उस पर पड़ रही वो बर्फ जिसे हमने कैमरे में देखा था। अब वो हड्डियों का ढांचा नहीं, ना बर्फ, गायब हो गया था, वो मौजूद ही नहीं था। हमने पहले उस रिकॉर्डिंग को क्यों चेक नहीं किया? हमने देखा
वो जो हड्डियों का ढांचा था ना, वो टूट टूट कर छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया और वो छोटे छोटे हिस्से हिलने लगे थे, चलने लगे थे। शरीर बने थे उनके, शरीर बर्फ से और हड्डियों से बने हुए ऐसे शरीर जो चल रहे थे और धीरे धीरे लैब की तरफ वो आए थे। उसके बाद लैब के बेहद करीब नीचे की तरफ हमने कोई कैमरा नहीं लगाया था। हमें पता नहीं वो कहाँ गए। वो लैब के बाहर हैं, इंतजार कर रहे हैं। ये क्या चीज़ है जो यहाँ पर हो रही है? सभी वैज्ञानिक डरे हुए थे, गार्ड्स डरे हुए थे, लेकिन बाहर एक बार चेक तो करना था और ये जिम्मेदारी गार्ड्स पर डाली गई। जितना खतरनाक काम, उसे निभाना उतना मुश्किल। 2 गार्ड्स थे जिन्हें बाहर जाकर चेक करना था, लेकिन उन्होंने कहा था 5 मिनट में वो वापस आ जाएंगे। सिर्फ बाहर एक राउंड ही लगाना है, देखना है लैब के बाहर कुछ नजर आता है। बर्फ तो काफी ज्यादा होगी ना, लेकिन 5 मिनट कहकर 1 घंटे तक वो वापस नहीं आए और बाहर वाले कैमरे भी काम करना बंद कर चुके थे। हमें पता ही नहीं था बाहर चल क्या रहा है और वो वापस आ क्यों नहीं रहे। 1 घंटे बाद भारी आवाजें आना शुरू हो गई। लैब की दीवारों से सबसे ज्यादा आवाजें आ रही थी। दीवारों को तोड़ा जा रहा था और हम सिर्फ कैमरे से देख पा रहे थे, क्योंकि लैब को कई हिस्सों में बांटा गया था। इसीलिए किसी जगह गड़बड़ हो जाए, हवा अंदर आनी शुरू हो जाए तो बाकी हिस्सों को बंद किया जा सके। हम लैब के कोर में थे, जहां पर वो बर्फ की सिल्लियां रखी गई थी। नीचे वो वाला छेद, ड्रिल मशीन्स और सभी टेक्निकल मशीन्स यहीं पर थी, लेकिन हम बाहर के बाकी हिस्सों को देख पा रहे थे। यहां पर सभी के सभी मौजूद थे और कैमरे में हमने देखा दीवारों को तोड़ा जा रहा था और बर्फ से बने हुए जीव, हाँ, बर्फ से बने हुए जीव दीवारों को तोड़कर अंदर घुस रहे थे। उनके आकार 6 फुट के होंगे, लेकिन वो हड्डियों और बर्फ से बने हुए थे और ऐसे तबाही मचा रहे जैसे बस वो मार देना चाहते हो, सबको मार देना चाहते हो। और फिर कैमरे के सामने वो 2 लाशों को लेकर आए, सिक्योरिटी गार्ड की वो 2 लाशें। उन्हें सामने रखा। उन्हें पता था कैमरा किस तरफ है और हम किस कैमरे को देख रहे हैं। वहां चारों तरफ कैमरे थे। हम किसी भी एंगल वाले कैमरे को ऑन करते और सब उस तरफ देखने लगते। आखिर किसी को कैसे पता लग सकता है कि हम किस कैमरे को एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन वो हमें दिखाना चाहते थे। और फिर वो बर्फ से बने हुए जीव 2 गार्ड्स के शरीर के छोटे छोटे हिस्से करने लगे, उखाड़ने लगे, शारीरिक अंगों को बाहर निकालने लगे। भयानक, यह दृश्य भयानक था और हमने कैमरे बंद कर दिए। उसके बाद सभी एक दूसरे को देखते हुए कहने लगे, ये दिल है, सभी परेशानियों की जड़ ये दिल है। ये तेजी से धड़कने लगा है, जैसे ये तेज धड़क धड़क कर आवाजें लगा रहा है, रेडियो वेव्स छोड़ रहा है। हमें इसे वापस दफनाना होगा, वरना हम जिंदा नहीं बचेंगे। फिर क्या था, उसी लिफ्ट के जरिए आगे वाले हिस्से में बर्फ के उस टुकड़े को नीचे ले जाने का काम हमने शुरू कर दिया और आगे वाली दीवारों को तोड़ने का काम वो बर्फ के जीवों ने शुरू कर दिया था। हम जल्द से जल्द इस दिल को नीचे पहुंचा देना चाहते थे, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो मौत हमारा इंतजार कर रही है और बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। जैसे जैसे उस लिफ्ट से हम नीचे की तरफ जाते रहे, उस दिल के धड़कने की रफ्तार थोड़ी थोड़ी धीमी हुई, लेकिन ऊपर से जो टूटने की आवाजें आने लगी, ये साफ था वो जीव अब लैब के उस हिस्से में भी पहुंच चुके हैं जहां पर हम खुद को सुरक्षित समझ रहे थे। वो आ रहे हैं, वो इस दिल को लेने के लिए आ रहे हैं और ये दिल किसी जीव को या किसी चीज को जिंदा करने लगा है। नीचे जाते गए और उस हिस्से में पहुंचकर बड़े से ट्रेलर पर हमने उस बर्फ की सिल्ली को, टुकड़े को रखा हुआ था और दिल धीरे धीरे जैसे ही हम रुकते धड़कने की रफ्तार तेज कर देता और लिफ्ट जिन वायरिंग के साथ जुड़ा हुआ था उन वायरिंग के हिलने की आवाज जब हमें आई, हम बर्फ के इतना नीचे थे, ड्रिल हो चुकी थी तभी हम नीचे पहुंच पाए थे और यहां से बाहर निकला एक ही चीज से सकता है, उस लिफ्ट से
और उसकी रस्सियां, उसकी वो वायरिंग ऐसे हिल रही थी कि अब उससे बाहर निकलना असंभव हो। कब्जा हो चुका हो उस पर कब्जा। बस एक ही आशा थी, इस दिल के उसी जगह पर पहुंचाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम आगे बढ़ने लगे। मोटे कपड़े पहनकर आए थे लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी, हमारे नाक पर बर्फ जमने लगी थी। ऐसी ठंड बाहर नहीं जितनी अंदर है। जल्दी से उस ट्रेलर को लेकर हम भागते भागते जा रहे, लेकिन वो करीब आ गए, बेहद करीब आ गए और हमें अब अपनी सुरक्षा के लिए उन बंदूकों का सहारा लेना पड़ा जिसका इस्तेमाल कभी गार्ड्स भी नहीं करते थे। आर्कटिक में बर्फ के सिवा हमें किससे खतरा? सिर्फ अच्छे कपड़े पहनो, वरना कोई चोरू चक्का कोई भी यहां नहीं आ सकता। बहुत मुश्किल है यहां आना, असंभव के समान। बंदूकें वैसे ही कैजुअलिटी के लिए रखी गई थी, लेकिन अब सच में उसका इस्तेमाल होने का समय आ गया। गोलियां चलाई जा रही और वो सिर्फ बर्फ थे। एक गोली से वो बर्फ टूट जाती और उनके हिस्से हो जाते, नीचे बर्फ गिर जाती, बिखर जाती, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा थी। वो इस दिल को चाहते थे। जल्दी से ट्रेलर को हम आगे ले जाते गए और हमारी सुरक्षा के लिए कुछ वैज्ञानिक बंदूकों को उठाए हुए उनसे लड़ने में लगे थे, लेकिन उनकी चीख पुकार ये हमें बताने लगी कि पीछे हम हार भी रहे हैं। दिल को उस जगह जल्दी पहुंचाना होगा। हम ट्रेलर को लेते हुए 3 जन थे जो उस जगह पहुंच चुके थे, लेकिन उस सिल्ली को थोड़ा ऊपर करके उसी जगह घुसाना होगा। ये काम जल्दी करना होगा। और दिल धीरे धीरे अपनी रफ्तार कम कर रहा, जैसे इस खास जगह के लिए बना हो जो बनाई गई है, जहां से हमने ये बड़ी बर्फ की सिल्ली निकाली है, दोबारा उसी में लगा दो। हमने बर्फ के टुकड़े को वहीं पर लगा दिया और पीछे से आवाजें आना पूरी तरह से बंद। बर्फ के वो जीव जैसे रुक गए हों, पूरी तरह से शांति थी। हम जब पीछे मुड़कर देख रहे, बर्फ पड़ी हुई, लाशें पड़ी हुई, कोई नहीं था, कोई भी नहीं। लेकिन अचानक हल्का सा भूकंप आया। थर थर कांपी थी जमीन, या कहूं बर्फ। चारों तरफ बर्फ ही तो थी। फिर से जमीन कांपी। भूकंप के झटके आने लगे थे, लेकिन ये भूकंप के जो झटके थे कुछ अजीब से थे। मैं कई ऐसी जगह पर रहा हूं। असली भूकंप और बनावटी भूकंप में मुझे फर्क साफ पता है। किसी चीज को हम हिलाएंगे या धरती अपने आप एक झटके से हिलाएगी, दोनों में फर्क आपको महसूस हो जाएगा। ये ऐसे थरथरा रही थी जमीन, जैसे जमीन के नीचे कोई तैर रहा हो, जैसे जमीन से कुछ ऊपर उठ रहा हो, टकरा रहा हो, और फिर ये थरथराहट, और फिर धीरे धीरे कोई संकेत दे रहा हो। ऐसी आवाज महसूस हुई, ऐसी थरथराहट महसूस हुई जैसे कोई था, कोई तो था, जीव या धरती। हमें संकेत कोई तो दे रहा था, लेकिन हमें बस यहां से अब निकलना था। लिफ्ट के जरिए हम ऊपर पहुंचे और लाशें और बिखरा हुआ सामान, कुछ भी मौजूद नहीं था हम तीनों की सिवा। सब कुछ ध्वस्त हो गया, टूट गया, लेकिन कुछ हिस्से सलामत, जैसे उन्हें छुआ ना गया हो। इस तरह 3 दिन हम वहीं पर रहे, कांपते रहे, डरते रहे। ठंडक भी थी, हवा बाहर से आ भी रही। कुछ हिस्से हम बंद कर पाते, ऐसे बच पाते क्योंकि थर्मल सिस्टम काम कर रहा था। गर्मी पैदा हो रही थी तो कुछ जगह हम रुक सकते थे, लेकिन हमें बार बार ऐसा लगता मौत कभी भी आ सकती है। कमाल की बात देखिए, इतना बड़ा तूफान जो बहुत लंबा चलने वाला था, 3 दिनों में वो तूफान खत्म हो गया। अपने आप बादल छंट गए और हमें धूप नजर आई इतने समय बाद। और वो जो बादल थे छटने तभी शुरू हो गए थे जब हमने बर्फ की सिल्ली वहां लगा दी थी, और तूफान आया भी उसी समय था जब उस बर्फ की सिल्ली, या कहूं वो दिल को बाहर निकाला गया था। हमें वहां से बाहर निकाला गया था जब हमने सिग्नल स्टेशन पर भेजे थे। मैंने अपनी रिपोर्ट दर्ज कर दी थी, लेकिन हम ही बचे थे, बाकी कोई नहीं बचा।
और मैंने साफ साफ शब्दों में रिपोर्ट में कहा था, जमीन के नीचे कुछ है। वो दिल तो बाहर निकलना नहीं चाहिए। ये कुछ ऐसा था जिसे कोई वैज्ञानिक मानेगा नहीं। बर्फ से बने हुए जीव और साधारण बर्फ से बनकर तैयार हो गए, और कुछ जमीन के नीचे भी है। वो दिल कोई खास ताकत है जो जगाता है किसी को, या हिस्सा है किसी का, बुलाता है किसी को। ये हम पता नहीं लगा पाए, ये हमारा काम नहीं था, लेकिन रिपोर्ट में इतना मैंने बता दिया, उसे दोबारा ना निकाला जाए। मुझे वहां से निकलकर बड़ी खुशी हुई थी। आखिरी क्षण तक मुझे लगता रहा मैं मारा जा सकता हूं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहां से निकलकर वापस आकर खुशी हुई। मेरी रिपोर्ट को डिसमिस कर दिया गया, इस बात को वहीं पर रोक दिया गया, और मेरी जानकारी किसी को ना देने के लिए मुझे सुझाव दिए गए। दोबारा एक नई टीम वहां पर भेजी जाएगी, बस इतनी जानकारी मुझे मिली थी। दोबारा मैं कह रहा था ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं बचे थे। हर चीज तबाह हो चुकी थी, लेकिन हमने तो बताया ना वहां क्या क्या हुआ। हम पर कोई यकीन क्यों नहीं कर रहा था? बस फिर क्या, मुझे लगा मुझे साधारण जिंदगी जीनी चाहिए, भूल जाना चाहिए, उन दिनों को भूल जाना चाहिए। लेकिन आप कभी ना कभी अखबार तो पढ़ते हैं ना, टीवी तो देखते हैं ना, दुनिया में क्या हो रहा है। वैसे भूकंप के झटके आर्कटिक में आए ही नहीं कभी जैसे, या वहां पर कहीं रिकॉर्ड किया ही ना गया हो। लेकिन उसके बाद दुनिया के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस हुए, और सबसे अजीब एक खास पैटर्न में, अलग अलग देशों में ये खास पैटर्न में भूकंप के झटके महसूस होना कोई साधारण बात नहीं थी। जैसा हमें लग रहा है हमने उस दिल को बाहर निकाला था और वापस वहीं रख दिया, या किसी को जगा दिया जो सदियों से सोया हुआ था, जिसे दफनाया गया था। कहीं हमने उसे जगा तो नहीं दिया? आज भी ये सोचता हूं तो डर जाता हूं। हमारी ये खोज थी या एक गलती?